नया टॉपिक, वचन। लिखे थे पहले वचन, दिखाइए वचन और उसको बनाने के तरीके। चलिए, हो सकता है कुछ नया और मिल जाए, दूसरा पीडीएफ है। हम बात किस पे करेंगे अब? हम जब भी हिंदी ग्रामर में इस वचन के बारे में बात करते हैं तो वचन का मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को गिनने के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जब हम किसी भी वस्तु को एक के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, है ना, अकेले के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं तो उसको एक वचन, और जो एक से अधिक होता है वो बहुवचन। संस्कृत से लिया गया है वचन, लेकिन संस्कृत के जो नियम होते हैं उसका इसमें पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि संस्कृत में आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। जब एक वस्तु होता है, एक चीज होता है, तो उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं? एक वचन। उसके बाद दो है तो संस्कृत में, और दो से ज्यादा है तो बहुवचन। ये किस परिप्रेक्ष्य से है? संस्कृत के हिसाब से है। लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में बात करते हैं, तो एक वस्तु के लिए एक वचन और द्विवचन का स्थान यहाँ पे नहीं है। एक से अधिक, एक से अधिक जैसे हुआ तो उसको हम सीधे तौर पर किस वचन में ले लेते हैं? बहुवचन में लेते हैं। ये क्या है? एक पेन है तो पेन कहा जाता है, और इसका बहुवचन है। बहुत सारे अगर पेन दिख गए तो क्या बोलेंगे? पेनो या पेने, पेने बोला जाएगा, है ना। अभी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पर भी हम लोग बात करेंगे जो अधिकतर हम लोग गलती करते हैं और उसको वचन मान लेते हैं, या फिर उसका वचन सही उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते। तो इसी को लेकर है एक वचन बहुवचन। हम लोग देखते हैं क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेफिनेशन वचन का क्या होता है। पहचान आ रहा होगा, छोटे फॉन्ट साइज में है। पहली बात क्या लिखा हुआ है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। कुछ कुछ नोट्स भी आप लोग लिखते जाएं तो आपके काम की बात हो जाएगी बाद में जब पढ़ते हैं तो। पहली बात तो किसको गिना जाता है, ये क्वेश्चन आता है। वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अभी हमने बोला ना, एक ये अभी बताया, एक पेन है तो एक से अधिक पेन है। तो जब भी हम वचन की बात करेंगे तो किस चीज को गिनते हैं, किसकी संख्या निर्धारित करते हैं? तो डेफिनेशन में एक लाइन है, जब हम किसी संज्ञा का, सर्वनाम का या विशेषण और क्रिया का जिस रूप में, जिस रूप से उसके संख्या का बोध होगा उसी आधार पर हम वचन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, संख्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब हम लोग को गिनना पड़ता है। और अर्थात किसी भी रूप में कोई व्यक्ति की बात हो, वस्तु की बात हो, एक है तो एक वस्तु, एक व्यक्ति, और एक से अधिक है तो उसको क्या मानेंगे? बहुवचन के रूप में डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जोर किस पे देना है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, और प्रश्न कैसे आते हैं उस पर भी ध्यान रखना है। चलिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको बताना होगा कि वो एक वचन है या बहुवचन। ये क्लास 6 से शुरुआत होती है, इसको क्लास 4 5 में भी पढ़ा जाता है। लड़की खेलती है, तो यहाँ पर लड़की अकेले है, जाओ बाद में आना, ठीक है। अकेली है तो एक वचन है, एक लड़की है। एक से अधिक है तो लड़कियां, ठीक। आपको यहीं पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने अगर ये लिखता लड़का खेलता है, वचनों को हम किस रूप में समझ रहे हैं?
या फिर अब दोनों भाव को समझिए। ये एक एग्जाम्पल है एक वचन का, और ये एग्जाम्पल है बहुवचन का। डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है? आपको इसको फील करना है इसके आधार पर। लड़की खेलती है तो क्या लिखेंगे हम लोग? उसका बहुवचन हो गया लड़कियां खेलती हैं। लड़का खेलता है तो लड़के खेलता है क्यों नहीं होगा? यही सब प्रश्न आपको पूछना है अभी कि ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए, हमने एक लड़की के परिप्रेक्ष्य में खेलती का उपयोग किया, हमने एक से अधिक लड़कियों के लिए लड़कियां उपयोग किया शब्द में, तो लड़कियों के बदले खेलते होना चाहिए ना, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए था नियम से। लेकिन हम इसके लिए क्या उपयोग करते हैं? हमेशा खेलती है। लेकिन जैसे ही हम बॉयज के बारे में बात करते हैं, खेलता है, तो यहाँ भी खेलता होना चाहिए था। यहाँ ती है तो ती, यहाँ ता है तो ता, तो ते क्यों होगा? तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं, उस नियमों के हिसाब से आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें हो सकती है। तो इसमें आप लोगों को केवल ये छांटना है कि कौन सा वचन किसमें उपयोग हुआ है। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं तो सब्जियां बोल दिया गया, तो एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, मछलियां मतलब बहुवचन है। माली पौधे को सींच रहा है तो पौधा क्या हो गया? बहुवचन। कछुआ खरगोश के पीछे है, तो बताइए एक वचन ना? अब देखिए, आपने जो जो उत्तर बताया, अगर मैं बोल देता हूं, ध्यान से समझेंगे, यहीं से कॉन्सेप्ट आपको लेना है। मैंने आपको बोला, क्या बोला है? लड़कियां, सब्जियां, मछलियां, पौधे, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। और जैसे ही हमने कछुआ बोला, खरगोश बोला, तालाब, तालाब एक वचन है, एक तालाब है, तो फ्रिज है तो एक वचन है, लड़की है तो एक वचन है। तो थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। आप पहले से जानते हैं, लेकिन आपको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से नंबर को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है। सामान्य रूप से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो कितने प्रकार से होंगे वचन के? प्रकार कितने होंगे? दो प्रकार से। एक वस्तु का बोध कराता हो वो एक वचन, और एक से अधिक का बोध कराता हो तो बहुवचन। ठीक है, द्विवचन का यहाँ स्थान नहीं होता है, केवल संस्कृत में द्विवचन होते हैं। चलिए फिर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? आपको नोट्स जब बनाना होगा तो जब भी बोलेंगे वचन के प्रकार, और वचन के प्रकार में आप लोगों को क्या करना होगा? वचन के प्रकार में एक वचन लिख लेंगे, एक वचन के सामने ऐसे केवल ये जो बॉक्स दिख रहा है उतना ही उतारेंगे। ऐसा नोट्स बनाया जाता है। आप लोगों को नोट्स बनाने भी आना चाहिए। जब आप पढ़ें तो केवल मूल बात ही आपको समझना होगा। एक वचन में एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान, और बहुवचन में एक से अधिक वस्तु का ज्ञान। ये इसका आपको नोट्स बनाना होगा। आप देखिए, जितने भी चीजें अकेले होंगे वो क्या होगा? एक वचन होगा। इसमें क्या क्या शामिल होता है? किसी व्यक्ति को आप गिन सकते हो, क्योंकि सबसे पहले चीज लिखा हुआ है, इसको भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी का नाम, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, जान सकते हैं। व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, प्राणी हो गया, पदार्थ हो गया। जब वो अकेले की बात करता हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा की बात करता हो तो वो बहुवचन। लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, सभी अकेले एकल का बोध कराएगा। माता पिता, माला, पुस्तक, एक बकरी, एक रुपया, यह वह। ध्यान रखेंगे, सर्वनाम को भी संज्ञा के बदले सर्वनाम उपयोग होता है। तो सर्वनाम को लेकर भी आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाता है मैं का बहुवचन, रोहित जी, मैं का बहुवचन, ठीक है, हम होगा। तुम का बहुवचन,
बताइए, यही सब चीज तो आपको अपवाद होते हैं जो आप लोगों को लगता होगा यही होना चाहिए। तुम या आपका बहुवचन। देखिए, बहुवचन बनाने का जब नियम आएगा ना तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसको जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। मन लगाकर बहुवचन बनाने का नियम जानते हैं? मन लगा, छत्तीसगढ़ी में पढ़ा जाता है मन लगाकर। यहां पर लोग लगाकर बनाया जाता है। तुम लोग, आप लोग, तो एक से अधिक की बात हो जाएगी। ठीक है, हम उसी पे ज्यादा जोर देंगे। ये तो एक आपके लिखने के लिए जरूरी है कि आप समझे इसको। जब भी हम एक से अधिक वस्तु को बताने का प्रयास करें, एक से अधिक व्यक्ति के बारे में बात करें, तो हम उसके लिए क्या उपयोग करेंगे? बहुवचन शब्द उपयोग करें। जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, जितने ऊपर चीजें थी उनका एक क्या है, ये बहुवचन शब्द है। गमला का गमला, केला का केले, चूहे, तोते, घोड़े, घर, घर का घरों, पर्वत का पर्वतों, नदियां का नदियों, मैं का हम। ठीक है, और उधर क्या था? वे, यह का ये, वह का वे। ठीक, क्लियर हो रहा है? अब आपका आ जाता है कि वचन कैसे बनाते हैं या वचनों के नियम क्या होते हैं। ये लाइन टू लाइन लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। एक से अधिक को हम लोग ने क्या बोला कि वो क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि अकेले व्यक्ति के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक, करते हैं। तो उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे? अकेले व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अब नियमों पे आते हैं, जो चीज आपको यहां से पढ़नी है। जब हम बात करते हैं, कोई भी आपके लिए रेस्पेक्टफुल व्यक्ति हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, तो उनको संबोधन जब हम करते हैं तो उनके लिए हमेशा बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला नियम लिखेंगे, जब हम आदरणीय व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्तियों के लिए हम क्या करते हैं? संबोधन करते हैं, तो सदैव बहुवचन। तो नोट्स कैसे लिखेंगे? पहला, आदरणीय सम्माननीय व्यक्तियों के लिए डेस, सदैव बहुवचन। इतना लिख करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक, सम्माननीय या आदरणीय लोग, व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन, बस इतना लिखेंगे। जैसे कि आपको बोलना है, गांधी जी को संबोधन है ये, चलिए देख ही लेते हैं इसमें। गांधी जी चंपारण आया था। थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्या? थोड़ा सा भी क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए? गांधी जी किसी स्थान पर भी बोले जाएगा तो हम उसको बहुवचन, अकेला व्यक्ति है लेकिन संबोधन हम उसको किस रूप में कर रहे हैं? बहुवचन। क्या बोला जाएगा? गांधी जी चंपारण आए थे। क्योंकि जब आए थे हमेशा किस परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? बहुवचन में किया जाता है। लेकिन वो अकेले हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? वो आदरणीय या सम्माननीय है। अंतर बताना है, यहां बताओ। आदरणीय और माननीय में अंतर बताना है। क्या अंतर होता है? सोचो, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। दुनिया में जितने शब्द हैं उतने अर्थ हैं, किसी का कोई समान अर्थ नहीं हो सकता, है ना? तो वही होता है। क्या होगा? हम आदरणीय किसको कहते हैं और माननीय किसको कहते हैं? आए? पद पर होते हैं मान, जैसे कौन से पद पर? हाँ, बताएंगे। साहित्य, हिंदी साहित्य के पुरोधा लोग एक नहीं पता बोल देते सीधा, कहाँ लगा, कौन बताते रहे। मतलब बोलना जरूरी है। देखिए, अधिकतर ये दोनों में अंतर यही होता है, जब हम किसी व्यक्ति के आदर्शों को अपनाने के लिए, हमारे लिए जो आदर्श व्यक्ति है जिसके गुणों को हम क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं, उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? गणनीय। और जो
ऐसे व्यक्ति जो किसी पद पर है और उनके लिए हमारे प्रति क्या है, हमारा सम्मान है, हम उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, माननीय। जरूरी नहीं कि उनके आदर्शों को आप अपनाएं, लेकिन यहाँ पर उनके आदर्शों को, उनके विचारों को आप क्या कर सकते हो, आदर करते, सम्मान करते, अपना सकते हो। तो इनके लिए भी आप लोग बहुवचन का उपयोग करोगे। जितने पदाधिकारी होते हैं, टीचर गुरुजन होते हैं, उनके लिए आदरणीय। आप लोग जब भाषण सुने आदरणीय गुरुजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम उनके आदर्शों को स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, जरूरी नहीं कि उनका हम विचार अपनाएं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव का था, अच्छा लगेगा नहीं, तो हम क्या करें, उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गुरु जी आज नहीं आया, अच्छी बात है क्या, अच्छी बात है, रोज आना चाहिए, है ना। तो नहीं आए। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, जाएगा ऐसा नहीं होता। अम्बेडकर जी छुआछूत के विरोधी थे, श्री रामचंद्र वीर थे। तो क्या दिखाया ये, हम जितने भी ऐसे व्यक्ति जिसका हम क्या करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बहुवचन का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ध्यान से देखिए, दूसरा नियम, किसी संबंध को दर्शाने वाले कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे नाना, मामी, ताई, ताऊ, नानी, मामा, चाचा। नियम समझे कि नहीं, रूल्स को समझे कि नहीं। ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, दूसरा पेज है वो। दूसरा पेज ये कहता है कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसका एक वचन भी वही होता है, बहुवचन भी होता है। आप अगर नानी को नानी बोलेंगे और नानी के रिलेटिव लोग हैं, 4-5 नानी जिसका संबोधन हम कर सकते हैं नानी नानी, या मामा है तो मामा मामे, ऐसा होता है क्या। तो सबको हम क्या बोलते हैं एक साथ। तो अकेले हैं तब भी उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मामा, और बहुत सारे हैं तो हाँ, तो मामा ही है। मामा में कोई और ऐसा कोई मात्रा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। तो ये चीजें हैं। रूल्स तीसरा, जितने भी संज्ञा का जो पदार्थवाचक संज्ञा या द्रववाचक संज्ञा है, रूल्स 3 नहीं लिखे होंगे ना तो उसको ऐड करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है इसमें। जब हम किसी द्रववाचक संज्ञा का या किसी ऐसी संज्ञा का जो द्रववाचक संज्ञा में आते हैं, उसके लिए हमेशा एक वचन का ही उपयोग होता है, चाहे वो, अब देखिए, किसी को लिक्विड फॉर्म में है मान लो, तो सीधी बात, ऐसी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते, लिक्विड फॉर्म में है तो पानी को एक पानी और दो पानी नहीं बोल सकते, उसको पानी ही बोला जाएगा, चाहे वो कितनी हो। हाँ, वो किसी पात्र में है तो पात्रों की गिनती होगी, बॉटल में है तो 3 बॉटल पानी, 4 बॉटल, बॉटल की गिनती हो रही है। लेकिन पानी को पानी ही कहा जाता है, चाहे वो थोड़ा भी हो या बहुत सारा हो। वैसे ही घी को घी ही कहा जाएगा, तेल को तेल ही कहा जाएगा, दूध को दूध, दही, लस्सी, रायता, एक रायता दो रायता नहीं बोलते। जब हम उसको मात्रात्मक रूप से नापते हैं तो मात्रात्मकता का इकाई जो होता है, पात्र होता है जिसपे वो रखा जाता है, उसको नापा जाता है। तो आपको प्रश्न कैसे आएंगे, इनमें से बहुवचन है। अब बहुवचन में ये खुद में एक वचन है, खुद में बहुवचन है, लेकिन जब भी इसका प्रयोग करेंगे, तेल को तेले, घी को और क्या लगा सकते हैं, जब जिसमें मात्रा लगा हुआ है तो, है ना। तो हमेशा ये जैसा लिखा हुआ है वैसा ही एक वचन में प्रयोग होगा, चाहे वो कितने भी ज्यादा हो, जितने भी कम हो। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। दूसरा, चौथा रूल्स है, बहुत सारे ऐसे वचन होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। दोनों को समझिएगा, बहुत सारे चीज है जो किसमें होगा, हमेशा एक वचन में, और कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हमेशा
बहुवचन में होगा। बहुवचन में होगा मतलब इसका जब हम उपयोग करेंगे, भले अकेले लिखा हुआ है, प्राण का प्राणों नहीं होता। हाँ होता है, अभी आप लोगों को यही बताऊंगा कि प्राण भी होता है, आप लोग को ये बोला जाएगा प्राणों, लोग लिखा रहेगा लोगों। ठीक है, जिनको लगता है हिंदी आसान है वही अब भी यहाँ बताएंगे। प्राण का बहुवचन और लोग का बहुवचन मैं लिखा हूं, ये सही है कि नहीं है? जैसे ये लिखा हुआ है लड़का, तो लड़का का बहुवचन लड़कों, ये है कि नहीं? इसका बहुवचन दोनों में से कौन सा है? एक ही है। तो क्या हम लोग लड़कों लिखते हैं वो सही है या गलत है? हैं? क्यों गलत है? और प्राण, अभी ये रूल्स ये है कि कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा लिखा तो अकेले जाएगा, लेकिन हम जब उपयोग करेंगे तो सेंटेंस में बहुवचन के भाव के हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। वचन एक प्रकार का, क्योंकि संज्ञा एक प्रकार का क्या है, विकारी शब्द है, जो किसी लगता है तो हम क्या करते हैं, परिवर्तन ले आता है। तो प्राण का प्राणों, लोग का लोगों हम कब लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, आप लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि प्राण का बहुवचन प्राण ही होता हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है। आंसू होता है ना? तो आंसू जब लिखा जाता है तो वो बहुवचन के भाव से बताया जाएगा। दाम जो है, अब देखिए एग्जांपल समझिए कैसे वो बात बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। आम के दाम बढ़, खाली स्थान भरो। हाँ, क्या होगा? गए। आम का दाम बढ़ गया, तो यहां पर आम के दाम लिखा हुआ है, तो ये किस रूप में है? आम खुद में अब देखा जाए तो बहुवचन के परिप्रेक्ष्य से एक आम की बात नहीं की जा रही, पूरा समूह की बात की जा रही है ना? आम का पूरा ग्रुप की बात की जा रही है। तो आम के दाम बढ़ गए, दाम अपने आप में किसमें उपयोग हो रहा है? गए लिखा हुआ है, तो गया नहीं बोला जा रहा है, गए बहुवचन। आपके दर्शन हुए, यही बोला जाता है ना, आपके दर्शन हुए ही बोला जाएगा, आपका दर्शन हुआ नहीं। तो ये दर्शन जो है अपने आप में किसमें प्रयोग होता है? बहुवचन में। लोग क्या कहते हैं, नहीं बोला जाता, लोग क्या कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो लोग क्या कहते हैं होता है। तो लोग के साथ बहुवचन इस कारण से कहते बोला जाएगा, लोग क्या कहता है नहीं होता है, लोग क्या कहते हैं। अक्षत, रोहित जी अक्षत मतलब क्या होता है बताएंगे? सबको भगा दूंगा, बता रहा हूँ क्लास से। जिस परिप्रेक्ष्य से उसका उपयोग किया जाता है उसी परिप्रेक्ष्य में ही अक्षत बोला जाता है ना? आप भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे तो चावल ही है, जब उसको अनुष्ठान के रूप में प्रयोग करेंगे, जो सैगा चावल, खड़ा चावल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षत बोले। होश, मेरा होश उड़ गया नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो जितने भी आपको वचन पढ़ने होंगे आप एक वाक्य बनाएंगे, और आपका हिंदी कितना अच्छा है ये वाक्य बनाने में, आप स्वतः बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बहुवचन में उपयोग है। समाचार, हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर किए, किए होता। चलिए, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अश्रु, आंसू, आंसू की धाराएं, है ना, आंसू की धाराएं। चलिए देखिए अब आपके हस्ताक्षर, सीधा सीधा बात आ गया, बहुवचन है, ये अपने आप में बहुवचन है, इसके कारण से इसका जो
अनुसंगी है, साथ में हो, बहुवचन का डिनोट करता है। लोग कहते रहते हैं, तो लोग अपने आप में क्या है, खुद में एक, हालांकि इसमें लोग लोगों ऐसा नहीं शब्द जोड़ सकते, वो लोग मतलब लोग। आपके दर्शन, आपका दर्शन नहीं होता, क्या होता है, आपके दर्शन। इसके दाम, तो खुद में दाम अपने आप में बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। आज के समाचार, आज का समाचार क्या नहीं होता, आज के समाचार, ठीक है, क्योंकि खबर एक नहीं होगी। हाँ, आज के समाचार क्या है बोला जाता है ना। आपके आशीर्वाद से या फिर आपका आशीर्वाद पाकर, दोनों होते हैं ना, आपके आशीर्वाद से या आपका आशीर्वाद पाकर मैं क्या हो गया हूं, धन्य हो गया हूं। अब क्योंकि आपको जितना ज्यादा हो सकता है ना, ये दोनों को, खासकर इसको एक वचन और इसको बहुवचन में कौन कौन से शब्द हैं, और लगातार ये आंसू और प्राण, आंसू और प्राण और दर्शन, ये तीनों चीजें, कुछ भी याद ना रहे, आंसू प्राण दर्शन याद रखेंगे, जो सदैव किस वचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में होते हैं। तो आपको पूछ दिया जाए इनमें से कौन सा बहुवचन है, तो ये आंसू दिख रहा होगा, तो आप लोग मत सोचिएगा आंसुए होते हैं, आंसुओं होता है, प्राण से प्राणों होता है, तो ये एक वचन है, प्राणों बहुवचन है, ऐसा नहीं। हाँ, मैं कुछ बताने वाला था, यही ये वाला हमेशा ध्यान रखेंगे। इनके परिप्रेक्ष्य में जब हम दो प्रकार से शब्दों का वचन के रूप में उपयोग करते हैं, एक तो हो गया सीधा सीधा जो नियमों पर आधारित है, उस हिसाब से ध्यान से सुनेंगे। कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम किसी भी शब्द को कारक विभक्ति के साथ जोड़ते हैं, वो खुद में एक कर्ता ना होकर, ठीक है, इसका एक रूल्स होता है, जब हम इसी को कर्ता मान लेते हैं तो कर्ता का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। अगर कर्म आ जाता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ये देखिए हम लोग, जब आप किसी भी शब्द को कर्म के आधार पर लिखते हैं, किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, अर्थात जितने भी शब्द होंगे उसके बाद कारक विभक्ति, कर्म नहीं बोल सकते, कारक विभक्ति आए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे, जैसे आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन के बाद कोई भी कारक विभक्ति नहीं लगेगा, तो खुद में एक वचन है, खुद में क्या है, कहना चाहिए मुख्य शब्द है। आपके हस्ताक्षर खुद में एक क्या है, पूर्ण शब्द है। तो ऐसे कुछ शब्द आप लोगों को मिलेगा जो लगता है उसके जस्ट के बाद में आपको कारक विभक्ति मिलता है। जैसे कि मैं एक लिख रहा हूं, उन लड़कों को बुलाओ, तो आपने देखा लड़कों के बाद क्या लिखा लगा हुआ है, कारक विभक्ति लगा हुआ है। जब कारक विभक्ति लगता है तो लड़का का बहुवचन लड़के ना होकर के क्या हो जाएगा, लड़कों। नियम बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ कुछ जानकारी लेनी चाहिए। उन लड़के को बुलाओ नहीं होता है, अगर आपको डायरेक्ट बोलना होगा लड़के को बुलाओ, तो लड़के को बुलाओ बिल्कुल गलत उच्चारण है। जब कोई बहुवचन के साथ जस्ट बाद में कारक विभक्ति, या देखा जाए तो ये जो बातें होंगी, बहुवचन को किस रूप में हम ले रहे हैं, सेकेंडरी रूप में ले रहे हैं, गौण के रूप में ले रहे हैं, तब हम उसके लिए क्या उपयोग करेंगे। अब आप लोग जितना सारा उदाहरण बना सकते हो, देखिए, मेरे प्राणों की रक्षा, ये की जाएगी, बोली जाएगी, मेरे प्राण की रक्षा भी होगा, तब भी सही है, लेकिन हम प्राणों के बाद क्या लगा रहे हैं, कि, तो प्राणों इस मामले में सही उच्चारण है। आप बना सकते हैं इसमें फिर से,
आंसुओं की धारा, आंसुओं के साथ कारक विभक्ति लगा हुआ है कि लड़कों के लिए खाना लाओ, तो लड़के के लिए खाना लाओ नहीं होता है, लड़कों के लिए, तो के लिए क्या है, कारक विभक्ति है। तो नियम क्या कहता है, जब भी आप लोगों को लगता होगा कि डायरेक्ट इसका बहुवचन क्या है, तो इसके बहुवचन के हिसाब से ये उपयोग होगा, और कभी कभी आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए तो वो संज्ञा सर्वनाम के बाद कारक विभक्ति के आधार पर उनका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो रहा है क्या? चलिए, नियम 5वां है, जब हम लोग किसी पुल्लिंग शब्द के बारे में बात करते हैं और उसमें ध्यान से समझेंगे, पुल्लिंग शब्द में इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग और बड़ा उकारांत पुल्लिंग शब्द होता है, तो ये अपने आप में क्या होते हैं, दोनों वचनों में समान रहते हैं, बशर्ते कि उसकी संख्या को हमको बताना पड़ता है। जैसे एक मुनि लिखा हुआ है, तो मुनि में क्या होगा, मुनि का मुनि ही होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कारक विभक्ति लगा करके बताने का प्रयास, तो मुनियों बोल देंगे, डाकुओं बोला जाता है, ठीक है, डाकुओं बोला जाता है ना, लेकिन मूल रूप से डाकू डाकू होता है। जब संख्यात्मक रूप से बताना, आप लोगों को वचन में बताना होगा, तो एक डाकू को का बहुवचन जितना संख्या लगाकर बताएंगे उतना डाकू होगा, लेकिन डाकू का डाकू होगा। क्लियर हो रहा है क्या? दोनों वचनों में समान होता है, बस संख्या लगाते जाइए, लेकिन डाकुओं नहीं होता है, डाकू का डाकुओं नहीं होगा। डाकुओं का उच्चारण या हम सेंटेंस में कब करते हैं, जब कोई कारक विभक्ति लगा करके उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या बड़प्पन दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुवचन का उपयोग करते हैं, और मैं की जगह में हम का प्रयोग करते हैं। बोल अकेला रहा होता है, लेकिन वो बहुवचन के रूप में अपने आप को बताने का प्रयास करता है। मम्मी कहाँ कर रही है? बड़प्पन दिखाने की बड़ाई के है नहीं कर रहे ना कभी देखिए कैसे कर रही है लेकिन तो जैसे कि एक लिखा हुआ है, अपने आप की तारीफ कर रहा है, क्या बोल रहा है ये, जमाने के जेलर हैं। तो यहाँ पर मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ, ये थोड़ा क्या है, वैसे वैसे कई लोग होंगे, लेकिन अपने आप को क्या दिखा रहा है, वो बड़प्पन दिखाने का प्रयास कर रहा है। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं, बोला जाता है ना, कई बार ऐसे लोग अपने आप को मैं की जगह हम। उत्तर प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में, बिहार में, संपूर्ण बिहार में अभी भी मैं की जगह हम का उपयोग करते हैं, सामान्य बातचीत में भी किया जाता है, ठीक है, तो भाषा में उसका है ना। तो मैं नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो आपको मानना है कि वो अकेले की बात कर रहे हैं, ना कि बहुवचन में भी हम, एक वचन में भी हम वहां गए थे, वो अकेला ही गया रहा, ठीक है, अकेले के लिए भी हम, बहुवचन के लिए हम। लेकिन आप लोगों को हिंदी व्याकरण के हिसाब से क्या करना होगा, कुछ ऐसे चीजों को ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे बहुवचन की बात नहीं है, अकेले की बात है, लेकिन क्या दिखा रहा है अपना बड़प्पन। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे, तो घर आए ये तो पहला नियम हो गया, है ना, आदर सूचक या फिर सम्मान सूचक मले में। हमें याद नहीं हमने कभी आपसे ऐसा कहा था, तो ये किस राज्य की भाषा लग रही है, क्षेत्रीय भाषा लग रही है, लेकिन अपने आप को क्या बताने का प्रयास कर रहा है, बड़प्पन दिखाने का प्रयास किया है। कभी कभी की जगह पर क्या बताना, आप बताना, तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत सामान्य चीज है, ये आप लोग भी जानते हैं। रूल 8, संज्ञा पढ़े भी हैं आप लोग। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो इसका प्रयोग वचनों में होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो एक कुत्ता है तो भौंक रहा है, एक से अधिक है तो कुत्ते भौंक रहे हैं, सब
शेर जंगल का राजा है तो अकेला है तो एक वचन। बैल के 4 पांव होते हैं तो बैल अपने आप में क्या है, एक वचन है। और पांव क्या है, बहुवचन। पांव के परिवर्तन होते हैं। ये भी कॉमन चीज है। धातु की बात करते हैं तो एक धातु या ज्यादा धातु है, सभी को हम लोग क्या किस लिए उपयोग करते हैं। अभी हमने पढ़ा द्रववाचक संज्ञा। जितने द्रववाचक संज्ञा होते हैं अधिकतर अधिकांशतः क्या होते हैं, एक वचन में ही उपयोग होते हैं। सोना बहुत महंगा है तो सोना बोल दिया गया तो एक सोने का टुकड़ा की बात की जा रही है या बहुत सारे सोने की बात की जा रही है, तो सोना मतलब सोना बोला जाएगा। चांदी, एक चांदी हो चाहे 10 चांदी हो, चांदी ही बोला जाता है। धन, धन एक शब्द है, उस पर एक वचन का ही उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग संज्ञा में गुणवाचक और भाववाचक दोनों संज्ञा का यूज करते हैं तो दोनों में अलग अलग का उपयोग किया जाता है। ये भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है। मैं उनके धोखे से ग्रस्त हूं, ठीक है। तो धोखे और उनके, धोखा देना या धोखे देना होता है और धोखे भी होंगे। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं। देखिए दवाई का जो बहुवचन क्या होता है, दवाइयां होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या मिल गया आपको, विभक्ति मिल चुका है, विभक्ति। तो दवाइयां का क्या हो गया, इसका भाव दवाइयों हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सज्जनता पर सभी मोहित थे, बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपकी व्यवस्था को जानता हूं, तो व्यवस्था एक वचन है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो कुछ कुछ शब्द एक वचन, कुछ कुछ शब्द बहुवचन, दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब कोई हम बात कर रहे हैं और किसी चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं और उस पर हम क्या बोल रहे हैं, हर बोल रहे हैं, प्रत्येक का यूज कर रहे हैं, हर एक का उपयोग कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली एक वचन के होगा, ठीक। क्यों होगा, क्योंकि हमने प्रत्येक बोल दिया मतलब एक बोल दिया, एक हमेशा एक वचन। हर मतलब हो गया पर, इंग्लिश में PIR पर। और हर एक, तो जब हम हर एक की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा किस रूप में होगा, एक वचन के रूप में उपयोग किया जाएगा। हर एक कुआं का पानी मीठा होता है, तो हर कुएं की बात की जा रही है मतलब हर एक कुएं की बात की जा रही, तो एक वचन हो गया। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, तो प्रत्येक मतलब इसको तोड़े तो हम क्या मिलता है, प्रति और एक, प्रति और एक, या एक हो गया मतलब एक वचन होगा। हर इंसान, तो हर लिख दिया गया है तो जानता ही होगा, तो ताकि मतलब जानते नहीं होगा, एक वचन में उपयोग किया जाएगा, तो इसके हिसाब से ये बदल जाएगा, ठीक। ये आपको लिखना होगा रूल्स नंबर 12। जब भी हम लोग संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही उपयोग होता है, चाहे उसमें कई चीज रहें, अकेले में ही एक वचन में ही उपयोग किया जाएगा। जैसे पब्लिक, जनते नहीं होता या जंतु नहीं होता, क्या होंगे, जनता मतलब जनता, हमेशा एक वचन। भले इसमें कई लोगों का क्या है, कई लोगों को एक साथ रखेंगे तब तो जनता बनेगा ना, तो भले ये बहुत लोगों का एक सेट है लेकिन ये खुद में जनता अकेले है, एक वचन है। लंगूरों की टोली, तो ये तो इसको एक नाम दे दिया गया है, जहां बहुत सारे बंदर एक साथ आ रहे हैं तो इनको एक अलग से नाम दिया गया है। इस कारण से क्या नाम दिया गया, टोली। तो एक टोली बोल दिया गया तो एक वचन, भले इसमें कई लोग हैं, कई बंदर हैं। लो अभी नहीं सोते सब, खाना वाना खा के वो बताइए।
तो एक समूह का बोध कराता हो एक वचन। जब ऐसे ही कई सारे टोली 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 हो गया तो रूल्स बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है ज्यादा समूह का बोध कराएंगे तो हमेशा क्या होगा, वो बहुवचन बन जाएगा ना अपने में। ये एक टोली है, यहाँ ऐसे ऐसे कितने टोलियां हैं तो टोलियां बोला जाएगा। एक टोली के अंदर भले 100 से 200 वर्कर हो, लेकिन इसको टोली ही कहा जाएगा, एक वचन के लिए उपयोग किया जाएगा। और लेकिन ऐसे ही कई सारी टोलियां अलग अलग जगह है तो सभी को टोलियां बोलेंगे। बच्चों को बोला जाएगा, विद्यार्थियों की टोलियां। टोलियां हो गई तो कई हैं, बहुवचन हो गया। मम्मा एक से ज्यादा प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन अगर एक वचन प्रयोग करना है तो उनके सामने एक लगा दिया जाता है। ये कैसे समझेंगे? कुछ ऐसे जैसे मानव या कोई ऐसी चीज जो कैसे तो जब हम उनको एक हिस्सा को एक वचन के हिसाब से एक बोलकर बताएंगे, दो को बताना होगा तो दो बोल के बताएंगे। जैसे आंख अपने आप में क्या है, आंख बोला है तो हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा कि बहुवचन में होगा? आंख का बहुवचन क्या होगा? आंखें। ठीक, तो जब आपको बताना होगा तो आप अगर मेरी आंख तो क्या माने, एक वचन है कि बहुवचन है? सेंटेंस ही गलत है, ये भी हो सकता है। मेरी आंखें बंद है, आपकी कान खुली है, तो कानें खुली है कि कान खुली? अब उस पर अगर संख्यात्मक है कि बोल दिया जाएगा, ये कान बोल दिया जाए, उंगली बोल दिया जाए, पैर, तो पूरा का पूरा अपने आप में बहुवचन का उपयोग होगा। इस संपूर्णता की बात है, इसी को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कान बोला गया तो काने नहीं होगा, केवल कान बोल दिया तो दोनों कान की बात। ठीक है, जो आप लोग का कॉन्सेप्ट है उसमें अब क्या हो जा रहा है, वो हटेगा। और ये कॉन्सेप्ट आप जो लिखिए, आंख बोल दिया गया तो दोनों आंखों की बात की जाएगी। ठीक है, आंखें नो, आंख मतलब दोनों आंख, कान मतलब दोनों कान, पैर मतलब दोनों पैर, उंगली मतलब सभी उंगली। ठीक है, कितनी उंगली, कितने उंगली हैं? 6, 8। ठीक है, तो संख्यात्मक रूप से जिसको बताना होगा, जब अगर किसी को स्पेसिफिक रूप से बताना होगा तब उसके सामने 1 2 3 4 जो भी बोलना होगा तो बोलेंगे। अगर इसके बीच में अगर आपको एक अंगूठे की बात करना होगा तो एक अंगूठा बोलना पड़ेगा, ये इसका मतलब है, तब ये एक वचन होगा। एक अंगूठा बोला जाए तो ये होगा एक वचन, लेकिन अंगूठा बोल दिया गया, इस पर कुछ नहीं लगा है सामने, तो ये हमेशा अपने में ही बहुवचन का स्थान लेगा। जैसे राधा के दांत चमक रहे हैं, तो दांत बोल दिया गया मतलब बहुवचन हो गया, सभी दांत चमक रहे होंगे। लेकिन बोला जाता है कि राधा का एक दांत टूट गया, तो जब एक बोला गया तो बहुवचन कि एक वचन, एक बोला तो एक वचन। अगर एक वचन एक दांत नहीं बोला जाए और केवल दांत बोल दिया जाए तो ऑलरेडी वो बहुवचन। मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, तो ये बाल जो है अपने आप में क्या है, बहुवचन है। ये भी आता है, वो आशु, दर्शन और क्या एक था, प्राण और बाल, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। लेकिन इसी में अगर बोल दिया जाए मेरा एक बाल टूट गया है, एक बाल सफेद है, तो वो अपने आप एक वचन हो जाएगा। मेरी एक आंख में खराबी है, तो यहां पर है में ऐसा नहीं होकर के केवल है होगा। मंजू का एक दांत गिर गया है, तो एक दांत की बात है तो ये सिंगुलर नंबर हो गया, है ना, एक वचन हो गया। स्पष्ट है?
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, आंख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा सदैव बहुवचन में प्रयोग नहीं होते हैं। परिस्थिति के हिसाब से अगर एक को बताना होगा तो एक होगा। एक प्राण नहीं होता है, एक आंसू नहीं होता है। आंसू एक गिन नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो क्या है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कारक विभक्ति का कौन सा कारक होगा, करण कारक। अब करण की क्या विशेषता होती है, से। करण की क्या विशेषता होती है, से। तो कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो किसी से होता है, जैसे जाड़ा से, गर्मी से, भूख से, प्यास से। तो ये हमेशा किसमें उपयोग होगा, बहुवचन। गिन सकते हैं क्या, जाड़ा अकेला थोड़े हो सकता है, एक जाड़ा दो जाड़ा नहीं हो सकता। तो बेचारा बंदर क्या लिखेंगे, जाड़े से ठिठुर रहा है। भिखारी भूखे मर रहा है। तो जाड़ा का क्या होगा, करण लगा करके क्या बनाएंगे आप, से। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, भिखारी भूख से मर रहा है। तो वो किसके परिप्रेक्ष्य में सेंटेंस बन गया, भिखारी भूख से मर रहा है। और भिखारी भूखे मर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुवचन का भाग हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुवचन बनाने के कुछ नियम। आप लोगों को ये उस दिन बताया भी था, अकारांत इकारांत क्या होता है। जो भी शब्द होता है जिसका लास्ट जो है आ की मात्रा में खत्म होगा, उसको हम लोग आकारांत, आ में समाप्त होने वाले शब्द। तो उसको अगर हमको वचन में बदलना होगा, एक वचन से बहुवचन, तो हम लोग क्या लगाकर बदलते हैं, ए लगाते हैं। इसकी मात्रा हट जाएगा। कौन सी मात्रा हट जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगा। आ की मात्रा की जगह कौन सी मात्रा आ जाएगी, ए की मात्रा। यहां लिख देता हूं, आ की मात्रा की जगह ए की मात्रा। ये कौन सी मात्रा हो गई, आ की मात्रा। जूता का क्या हो जाएगा, जूते। तारा का, तारे। लड़का का, घोड़ा, घोड़े। बेटा, बेटे। मुर्गा, कपड़ा। सभी में ओ भी लगता है ना, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य से, बार बार बता रहा हूं। कपड़ों के बाद कोई ना कोई क्या आना चाहिए, कारक विभक्ति, तब कपड़ों होगा। मुर्गों कब होगा, मुर्गों के बाद क्या आना चाहिए, कोई ना कोई कारक। घोड़ों भी होता है, बेटों भी होता है। ये कब होगा, बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं। कारक विभक्ति कोई ऐसा स्थान मिल जाता है तो हम लोग वाक्य को उसी हिसाब से बता देते हैं। कभी कभी अ जो होता है, अ में समाप्त होता है, उसको भी हम लोग ए लगाते हैं। जैसे कलम का, कलमे। और क्या है, बात का, बातें। रात का, रातें। आंख का, आंखें। पुस्तक का, सड़क का, सड़कें। चप्पल का, चप्पलें। सभी में एक ही बात क्या लगेगा बहुवचन में, बिंदी। बिंदी तो सब लोग को दिख रहा है, ये क्या है, ये अनुस्वार ही तो है ना। कुछ ऐसे होते हैं, शब्द होते हैं जिसके अंत में क्या होता है, अगर या शब्द मिलता है उसको रिप्लेस करके, रिप्लेस नहीं होता, उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे बिंदिया एक एक है तो उसको हम लोग बिंदिया बोलते हैं, और एक से ज्यादा है तो हम उसको बिंदिया। चिड़िया है तो चिड़िया। डिब्बा है, डिबिया है तो डिबिया। गुड़िया है तो गुड़िया। चूहिया है तो चूहिया। ठीक है, वैसे ही छोटी की मात्रा में भी तिथि का, तिथिया। नारी का, नारियां। नारियों नहीं होता है। नारियों कब होगा, जब नारियों शब्द के बाद कोई ऐसा कोई शब्द आता है जो किस पे हो, कारक विभक्ति की बात हो। गति का, गतियां। थाली,
थालियां। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें हम ए लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? ए। लता का लताएं, लते नहीं होगा। अभी पहला नियम के हिसाब से आ की मात्रा है तो ए मात्रा लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यही सब चीजें आपको पढ़ने हैं, कोई साइंटिफिक रूल्स नहीं है, बस ऐसे शब्दों पे व्याकरण में लगा दिया गया है। अध्यापिका का क्या होगा? ए लगा करके अध्यापिकाएं। माता का कन्या, कन्याएं। भुजा पत्रिका, पत्रिकाएं। शाखा, शाखाएं। कामना, कामनाएं। कथा, कथाएं। जाति से क्या होता है? बहुवचन, जातियां। रीति का रीतियां। नदी का नदियां। लड़की का लड़कियां। कभी कभी उकारांत भी होता है, उसका नियम है। अब बहुत कम ये चीजें पूछा जाता है, अभी हमने जो चर्चा किया है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा बहुवचन शब्द है? वस्तु का वस्तुएं। गौ का गौएं। गौ किसको कहते हैं? गाय को। बहू का वधु, वधुए। गौ, गौवे। स्त्री का, हाँ, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में गण, वर्ग और जन। लोग, वृंद, दल, जन, वर्ग, गण, ऐसा भी लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे स्त्री को स्त्रियां नहीं बोला जाएगा, स्त्री जन। नारी को क्या बोला जाता है? नारी वृंद। अधिकारी के साथ क्या लगता है? वर्ग। पाठक के साथ पाठक गण। अध्यापक के साथ अध्यापिका के साथ अध्यापिकाएं। अभी तो देखियो जस्ट कैसे भी। विद्यार्थी का विद्यार्थी गण। आपका, अभी होता ना आप लोग, तुम का तुम लोग। श्रोता का श्रोताजन। मित्र का वर्ग। सेना का सेना दल। गुरु का गुरुजन। गुरुओं नहीं होता है। गुरुओं कब होगा? जब कारक विभक्ति आता है तब। गुरे, एक ही मात्रा लगा दे गुरे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जिसमें मात्रा लगा है उसको और मात्रा हम नहीं लगाते। हिंदी का नियम है, एक ही मात्रा लग सकता है। व्यापारी में क्या उपयोग होता है अधिकतर? व्यापारी गण। मित्र में मित्र वर्ग। सुधी, सुधीजन। चलिए भाई, जो आप बोल रहे थे कभी कभी क्या होता है, आकारांत या आकारांत तथा इकारांत संज्ञाओं में अंतिम आ ए के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर दिया जाता है। कुछ मामलों में जिसमें लड़कों भी शामिल है, लेकिन खासकर क्या ध्यान रखेंगे, कारक विभक्ति के हिसाब से भी होता है। लड़का का क्या हो गया? लड़कों। घर का घरे नहीं होता, घरों होता है। गधा का गधों। घोड़ा का घोड़े या घोड़ों। ये तो फिर रिपीट हो रहा है। लता, क्यों इसका प्रयोग हो रहा है? जब हम इसको किस रूप में प्रयोग करते हैं? कारक विभक्ति के हिसाब से। ठीक है, बार बार ये बोला जा रहा है क्योंकि संस्कृत की अकारांत और संस्कृत हिंदी के सभी जो उकारांत उकारांत ये सब होते हैं, जो संज्ञाएं होंगे उनका जब हम बहुवचन का रूप देते हैं तो ओ जोड़ना पड़ता है। लेकिन हमने शुद्ध हिंदी का पढ़ाई किया है, तो शुद्ध हिंदी में आप लोग क्या करें, फिर रिपीट हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। इसलिए स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको ऐसे भी चीजें मिलेंगे तो इसको भी आप लोग क्या रखेंगे? जौ का जौ होता है। घर का घरों। वधु का, अब फिर से सभी चीजों का वही है। मुनि का मुनियों। यहां पर एक ही चीज जोड़ लेंगे, विथ कारक। इसके बाद जब आप लोगों को कोई कारक चिन्ह का उपयोग करना हो, खुद में ये अपने आप में क्या हो, कर्ता का सीधा कनेक्शन ना हो, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं।
ये आपके लिए प्रैक्टिस है, इसमें पहचान सकते हैं आप कौन कौन सा एक वचन है, कौन कौन सा बहुवचन है। तो पहला रूल्स ये है, वो रूल्स रिपीट हो रहा है ना, ध्यान से इसको देखेंगे। सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए हमेशा क्या लगेगा, बहुवचन। सभी में हैं आए ऐसा लिखा हुआ है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, जैसे बताएंगे इसमें कौन सा है जिसको हम लोग पहचान सकते हैं, जनता, इसमें पानी, इसमें क्रोध, इसमें प्रजा, इसमें गांधी जी। इस कारण से इसमें क्या लगेगा, अकेले हैं फिर भी बहुवचन का प्रयोग। द्रववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा एक वचन, जैसे चीनी महंगी हो गई है, बहुवचन के रूप में। पाप क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। बुराई, पराजय, प्रेम, किशन, ये एक एक वचन में हो रहा है और ये दोनों बहुवचन में उपयोग हो रहा है। बुराई अपने आप में एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बुराई की सदैव पराजय होती है। चलिए ठीक है, रिपीट हो रहा है इस कंटेंट, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसको फिर से आप लोग पढ़ेंगे, जो चीजें आपको फिर, जितने रूल्स आपको बताए गए हैं नियमों पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ पूरा का पूरा वचन में जितने प्रश्न आए हुए हैं, 4 शब्द मिलता है, चारों शब्दों में आपको पहचानना होता है कि बहुवचन है कि एक वचन है, और वो खास करके अपवाद वाले ही प्रश्न आपको मिलेंगे। टॉपिक चेंज करते हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। साइंस में हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे, कोशिका या शेल। कुछ चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपको, शेल के बारे में पढ़ के आए भी होंगे। कोशिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। कोशिका क्या है, आप एक बार फिर से बताएंगे, रिपीट कर रहा हूँ मैं, रिवीजन आपका। जो सेल्स होते हैं, कोशिका होती है हर इंसान के अंदर या किसी प्राणी के अंदर पाई जाने वाली वो सबसे प्राथमिक इकाई, छोटी इकाई होती है, जो किसी की संरचनात्मक इकाई के रूप में मानते हैं, प्रकारात्मक रूप इकाई के रूप में मानते हैं, या किसी भी व्यक्ति को
जैविक इकाई के रूप में हम मानते हैं। और सेल का होना किसी भी इंसान के लिए उतना ही जरूरी है, किसी घर के होने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। बिना ईंट के घर नहीं बन सकता, ऐसे ही बिना सेल या बिना कोशिका के कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता, उसका ढांचा नहीं बन सकता। तो सबसे आवश्यक इकाई मानी गई है। दूसरा एक बिल्कुल रिवीजन करेंगे, दूसरा एक है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो देखा कि कोशिका का जो है स्तर जो है क्या था, निर्जीव था। तो उसको उन्होंने क्या किया, उसी रूप में बताने का प्रयास किया। उसके बाद ल्यूमेनहॉक, वही नाम था, उन्होंने किस कोशिका के बारे में बताया, सजीव कोशिका। और वो बताया कि कोशिकाएं क्या करती हैं, गत्यात्मक रूप से मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं और जीवित भी होती हैं। तो फिर तीसरे जो वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि कोशिका का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको बताने का प्रयास किया। ठीक है, कौन थे वो, हाँ, उन्होंने संरचना की बात की कोशिका की। फिर हमने देखा कोशिका का एक कैसा विशेषताएं क्या होती हैं, हर कोशिका की क्या क्या विशेषताएं होती है। आज हम बात करेंगे एक सेल के अंदर। सेल अपने आप में, अब बड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, शरीर के अंदर छोटा इकाई है, लेकिन उसको हम बड़े इकाई के रूप में देखने, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर छोटे छोटे देश हैं, देश के अंदर क्या है, फिर राज्य है, राज्य के अंदर जिला है, जिला के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर गांव है। तो आप उस गांव को निकालिए और हर घर को देखने का प्रयास कीजिए। ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है सेल के जैसे। तो जो हम अब एक पूरे गांव की बात करेंगे, और गांव में अलग अलग लोगों के अलग अलग काम होते हैं। गांव के अंदर क्या होता है, एक मुखिया होगा जो गांव को चलाएगा। और ये हो सकता है कि गांव के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, आप लोगों को पता है पौनी पसारी सुने हैं, किसको कहते हैं। पहले के समय में जब गांव को बसाया जाता था, तो एक गांव में सभी को प्रकारात्मक रूप से हर गांव में सभी के काम करने के लिए लोगों को रखा जाता था। ठीक, जैसे लोहार काम करने के लिए किसको रखा जाता था, लोहे के काम करने के लिए लोहार लोगों को। लोगों के बाल काटने के लिए किसको रखा जाता था, नाई वर्ग को रखा जाता था, है ना। वैसे ही पशुपालन, गाय वगैरह को चराने के लिए क्या रखा जाता था, चरवाहे रखे जाते थे। तो एक निश्चित सामाजिक वर्ग के लोग रहते थे जिसका अपना अपना अलग अलग काम होता था। और पूरे गांव को चलाने के लिए क्या होते थे, गांव का मुखिया होता था। सेल भी वैसी समझिए, एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे यूनिट हैं। एक सेल के अंदर बहुत सारे यूनिट होंगे और सब यूनिट का अलग अलग काम होगा। जैसे गांव के लोगों का अलग अलग काम है। और गांव को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, या हम बोल सकते हैं सेल को चलाने के लिए पोषण चाहिए। तो गांव या सेल या ईट, ये सभी चीजें समझनी होंगी। हम देखते हैं कि कोई सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतुओं के हिसाब से सेलों के प्रकार माने गए हैं। हमारे पूरे विज्ञान में दो प्रकार के कोशिकाओं को रखा गया है, जिसको हम लोग क्या मानते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक्स या प्रोकैरियोसाइट्स या यूकैरियोसाइट्स, है ना, हिंदी में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जब हमने वही बात किया था किसके बारे में, सजीव जगत के बारे में बात किया था, तो केवल एक ही डिफरेंस को लेकर हमने समझने का प्रयास किया। जब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की, तो एक सिंपल सा सेल होता है जिसमें नाभिक, न्यूक्लियर केंद्रक नहीं होता है। बस एक ही चीज ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जिसमें क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, नाभिक नहीं होता, हम लोग न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो अब एक एक करके इसकी विशेषता को देखते हैं। जब हम पहले प्रकार के सेल की या कोशिकाओं की बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वो जो कोशिका होगी ऐसे, और ये दूसरी कोशिका है ऐसे, इसमें एक ऐसा न्यूक्लियस पाया जाएगा, और ये क्या होगा, बिना न्यूक्लियस के होगा। तो पी कर देता हूं इसको, और इसको मैं क्या कर देता हूं, वाई कर देता हूं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक, बिना किसी क्या करके, बिना नाभिक के ये क्या करता है, अपना पूरा विकास करता है। कुछ ऐसे कोशिकाएं होती हैं जो बिना नाभिक वाले होते हैं, जैसे बैक्टीरिया की कोशिका के भीतर, बैक्टीरिया एक प्रकार का क्या है, जैसे अभी देखें ना, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल होता है। अगर यहाँ पे देखें तो आपको एक एरिया मिलेगा, इस एरिया में जितने भी
जेनेटिक्स मटेरियल है वो निहित होंगे और स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, बल्कि जब यूकैरियोटिक को देखें तो आनुवंशिक पदार्थ एक निश्चित जगह पे ही जाकर के स्टोर होता है ना। तो जितने सारे एक कोशीय वाले जीव होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखिए दो शब्द होते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक वाले एक कोशीय होते हैं और सभी एक कोशीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। कौन सी बात सही है? कथन कारण में फंस सकते हैं आप। कुछ ऐसे एक कोशीय जीव होते हैं जो यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें केंद्रक भी मिल सकता है। हाँ चुपचाप चलो चलो, किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सभी एक कोशीय जीव सूक्ष्म जीव ही हैं। जैसे आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आर्किया हो गया, बैक्टीरियास हो गए, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ही प्रकार हैं जो क्या होते हैं, एक कोशीय होंगे और प्रोकैरियोटिक। एक ही विशेषता है, इसमें क्या नहीं होगा, नाभिक नहीं होगा, बार बार ध्यान रखेंगे, बिना नाभिक के चलता है। जब छोटे आकार के होते हैं, आकार कितना हो सकता है, प्रोकैरियोटिक वाले सेलों की आकार की बात करें तो 0.1 से 0.5, ये क्या है, क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू माइक्रोन, ठीक है। इतने व्यास का होता है, मतलब बहुत छोटा होगा। जब हम लोग आनुवंशिक पदार्थ की बात करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ किसको बोलते हैं भाई बताएंगे? कोशिका में आप लोगों को एक और टॉपिक आता है जेनेटिक्स, जब पढ़ते हैं आनुवंशिक पदार्थ, वे ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, जीन्स का निर्धारण, जो जिसमें होता है क्रोमोसोम होते हैं, है ना, जिससे हमको तय होता है कि माता पिता के लक्षण किस पे आ रहे हैं, दूसरे में जा रहा होगा, ठीक। तो या तो डीएनए या तो आरएनए हो सकता है आनुवंशिक पदार्थ। ये क्लियर हो रहा है? जितने आनुवंशिक पदार्थ हैं वो या तो डीएनए या तो आरएनए। ये अलग टॉपिक है, इस पर भी आपको चर्चा करना है, डीएनए और आरएनए। फिर आगे की बात कहता है प्रोकैरियोटिक देखा जाए तो, जैसे हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, कोशिका का विभाजन भी होता है। जैसे एक कोशिका क्या होता है, अलग कोशिका बनाता है और फिर उसके बाद फिर वो और कोशिकाएं बनाती हैं और कोशिकाएं बनाती हैं, वैसे ही इनका खुद से लेकर अपने आप में ही विभाजन होता है। तो अधिकतर जो सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक वाले सेल होते हैं, वो उनका जो विभाजन होगा, उनका विभाजन किस प्रकार से होता है, द्विविभाजन होता है। और जैसे द्विविभाजन का जो प्रक्रिया होता है वो अलैंगिक, अपने से ही क्या होता है, अपने ही से ही अपने समान जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, अलैंगिक प्रजनन। तो द्विविभाजन का मतलब ये होगा जब सेल क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने आप से टूट करके दो अलग अलग कोशिकाएं बना लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविभाजन के द्वारा प्रजनन। और दूसरा इसको नाम दिया जाता है हिंदी में असूत्री विभाजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, परिचित तो है इससे ना, 10th से आगे नहीं पढ़ पाए होंगे, तब भी 10वीं तक की चीजें, लेकिन ये 10वीं के बाद कुछ ज्यादा विस्तृत रूप में पाया जाता है, तो आप लोगों को तो बता ही सकते हैं। विभाजन देखिए कोशिकाओं में 3 तरीके से होता है। एक जो होता है असूत्री विभाजन, विशेष करके एक कोशीय जीव में ही होता है। इसमें किसी प्रकार के दो लिंग की आवश्यकता नहीं होती, अपने ही समान अलैंगिक प्रजनन से क्या करता है, खुद ही सेल टूट जाता है। एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे आप लोगों को कोशिकाएं मिलेंगी जो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात एक विशेष प्रकार का नाभिक केंद्रक हर कोशिका में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में कोशिका केंद्रक नहीं, इसमें केंद्रक पाया जाएगा। आकार बहुत ज्यादा होता है कोशिकाओं का, वो तो कितने थे,
0.1 से 0.1 से 0.5 तक का वो उसका आकार था, यहाँ पर इनका जो आकार है बहुत बड़े होते हैं। अब किसमें पाए जाएंगे यूकैरियोटिक, तो ये तीसरा जो लाइन है ये आपके लिए काम का है। जब भी हम लोग केंद्रक वाली बात करेंगे तो जितने पौधे होते हैं उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होंगे, केंद्रक के साथ सुविकसित सेल होंगे। कवक होते हैं उसमें भी केंद्रक वाले मिलेंगे, प्रोटोजोआ में मिलेंगे, जितने जानवर हैं मिलेंगे, इंसान हैं उनमें भी मिलेगा सुविकसित केंद्रक। तो केंद्रक मिल रहा है, केंद्रक मिल रहा है, तो ये अपने आप में ही क्या हो गए, यूकैरियोटिक हो गए। ठीक है। दूसरी इसकी खास विशेषता है कि जब इस सेलों की बात करेंगे तो सेलों की संरचना कैसी होगी। प्लाज्मा झिल्ली कोशिकाओं के अंदर और बाहर पोषक तत्वों को इलेक्ट्रोलाइट्स के परिवहन के निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह कोशिका से कोशिका संचार के लिए भी जिम्मेदार होता है। जब भी ऐसी सेल की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्या मिलेगा, प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, अंदर और बाहर को पोषण को ले जाने लाने का काम करता है। अभी हम सेल की जो प्रकार पढ़ेंगे, कैसे कैसे सेलों में कौन कौन से भाग का क्या क्या काम है, उसमें आप लोगों को ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन मिलेगा और सेल वॉल मिलता है। जो पौधों में किसका काम करेगा, सेल वॉल काम करता है, और अन्य जीवों में सेल मेम्ब्रेन का काम करेगा। पांचवा है, कुछ ऐसे होते हैं जीव जो लैंगिक प्रजनन करते हैं और कुछ ऐसे पौधों की प्रजाति होती है जो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। खास करके पौधों की प्रजाति अलैंगिक प्रजनन के लिए उत्तरदायी होते हैं और जो जंतु जगत के लोग होते हैं वो लैंगिक प्रजनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधे और पशु कोशिकाएं हालांकि यूकैरियोटिक हैं, दोनों में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन पौधों का सेल अलग अध्ययन का विषय है और मानव सेल या जंतु सेल अलग अध्ययन का विषय है। दोनों को अलग अलग ढंग से हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ अपोजिट गुण होते हैं। जैसे अभी उसके दीवार की बात की जाए, पौधों के दीवार की बात की जाए तो जो जो बाहर का आवरण होगा वो वाल कहलाएगा। ठीक है। और ये कहलाएगा जंतुओं के अंदर क्या कहलाएगा, मेम्ब्रेन या झिल्ली, कोशिका वाल कोशिका झिल्ली। तो दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है, पौधों के सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो भी पौधे होते हैं उनके सेल में, इसी कारण से पत्तियों का जो विशेषता क्या होती है, हरा कलर का होता है। जबकि पशुओं की कोशिकाओं में क्या होता है, इस प्रकार से कोई वर्णक वाली चीजें नहीं होती। ये इसको पाने का, इस क्लोरोप्लास्ट पाने का रीजन ही है कि जब हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा काम करता है। क्लोरोप्लास्ट और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, दोनों की उपस्थिति में ही क्या करता है, पौधा भोजन बनाता है। उसके साथ साथ केंद्रक की रिक्तताएं होती हैं या फिर अन्य प्लास्टिस्ट होते हैं। ये क्या होगा, पौधों की बात की जा रही है ना। बहुत सारे ऐसे अब पौधे का फिर से संरचना देखेंगे तो ऐसे पौधे के नीचे में जो बहुत सारे ऐसे खंड 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 होता है, ठीक है, उसी को लेकर के इसमें बात किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे रिक्तिकाएं होती हैं। दो चीज है अंतर, इसको देख लीजिए। यूकैरियोटिक को हम लोग देखें तो अच्छे से पहचान तो नहीं आ रहा होगा इमेज, और प्रोकैरियोटिक, इसमें किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है, एक न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ये केंद्रक लिखा हुआ है, ये मिल रहा है। यह है केंद्रक इसका, ये बीच में केंद्रक पाया जाएगा। ये मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस, ये पूरा ही न्यूक्लियस का हिस्सा है, मान के चलो, जिसी में डीएनए होता है, इसी में आरएनए होता है, इसी में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ठीक। सेल वॉल, यहाँ लिखा हुआ है सेल वॉल। तो पौधे भी क्या करते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो एक कोशीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, कोई भी अगर कोशिका की बात करते हैं तो कोशिकाओं का जो बनावट है, संरचना है, कितने चीजों से मिलकर बना होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कोशिका की संरचना की बात की जाएगी तो
हर, अभी मैंने बताया है गांव का कॉन्सेप्ट दिया है, गांव में कई लोग रहते हैं, सब अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन मिल करके के गांव का निर्माण कर रहे होते हैं। वैसे ही सेल के अंदर कोशिका भित्ति को मान के चलिए गांव का बाहर का आवरण है। ठीक है, हो सकता है गांव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या रखा हो, तारबाड़ी, खेतों में होता है ना, खेत को घेराबंदी करने के लिए क्या किया जाता है, पूरा आवरण कर दिया जाता है। वैसे ही सेल को सुरक्षित करने के लिए क्या होता है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति किसमें होगी, पौधों में होगी। इंसानों के या जीवों में क्या होगा, कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली। उसके साथ साथ उसके अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा लिक्विड भरा होगा। हर कोशिकाओं को देखा जाए तो एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, उसका अलग काम है। उसके अंदर बीच में क्या मिलेगा आपको, नाभिक मिलेगा, और बहुत सारे कोशिका के अंग ऐसे बने हुए हैं, और सबके अलग अलग काम है। यही हो गया एक गांव। गांव के अंदर मान के चलो तालाब है, तालाब के जैसा भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, और इसके चारों ओर क्या है, वाल लगा हुआ है। वाल का मतलब या झिल्ली का मतलब, कौन सी झिल्ली होती है उसको भी ध्यान रखेंगे। पहला लिखेंगे, सबका नाम लिखते जाएंगे, और सबके बारे में ये पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा। कोशिका की झिल्ली में क्या क्या चीजें स्पेशली है। कोशिका झिल्ली इंग्लिश में भी लिख लेंगे सेल मेम्ब्रेन। हम जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, पादप कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं। कोशिकाओं को देखा जाता है कि बाहरी आवरण ये जो है क्या होता है, बाहरी आवरण को ढका रहता है, सहारा देता है। एक सेल है, उसके चारों तरफ एक पतली परतदार झिल्ली, और वो झिल्ली जो बनी होती है, वो मेम्ब्रेन जो बना होता है, वो किससे बना होता है, ये लगातार पूछा जाता था। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है। अब विषय वाले नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं, काम की चीज है। सेल मेम्ब्रेन बनता है लिपिड से। किससे बनता है, लिपिड एक प्रकार का क्या है, द्रव है। कोशिका के, और झिल्ली का काम क्या होगा, झिल्ली का काम देखिए, इमेज को देख लेंगे कैसे इसको समझेंगे। कोशिका झिल्ली में इसका काम, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पूरा कोशिका है। कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। कोशिका के अंदर की चीजें हैं, मतलब एक पूरा गांव है, अलग अलग लोग यहाँ बैठे हुए हैं अलग अलग काम करने के लिए। और बाहर का जो गांव का आवरण है या कोशिका का आवरण है, उसको हम पहला नाम दे देते हैं कोशिका का झिल्ली। हमने बताया एक गांव को तार से घेरा जाता है, बोल दिया गया। तो वो तार या कोई ऐसा चीज जिसको हम लोग घेर रहे हैं, कोशिका झिल्ली, वो किससे बना होता है, लिपिड, वही तार है समझिए, या एक ऐसा पर्दा है जो पूरा पैक घिरा हुआ आता है। इससे क्या होता है, इसका काम यही है कि ये क्या करेगा, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो किसको हमको शरीर के अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, इनका कंट्रोल करता है। अब ये पर्दा हो गया, ये आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, पर्दा है मतलब पूरा पैक होगा, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आएंगी कैसे, सेल के अंदर तो, इसके अंदर तो बहुत सारा चीजें जाएगा ना, यहां से भी बाहर निकलेगा। तो जब झिल्ली की बात करेंगे तो झिल्ली क्या होता है भाई, झिल्ली पूरा पैक नहीं होता है। ठीक है, यह एक छिद्र युक्त झिल्ली होती है। तभी तो कुछ चीजें अंदर आएंगी, कुछ चीजें बाहर जाएंगी। कोशिका के अंदर क्या आना है क्या जाना है, यह डिसाइड कौन करेगा, यही मेम्ब्रेन करता है। तो बात कही है यहाँ से, कोशिका के अंदर आने के लिए या फिर बाहर पदार्थों के आवाजाही को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, रोकता है ऐसी बात नहीं है, नियंत्रित करता है। कोशिका के बाहरी वातावरण से अलग करता है। ये कोशिका को, जो बाहर के आवरण है, ये कोशिका हो गया, दो कोशिका होगा, अलग अलग कोशिकाएं पूरा फैले हुए हैं। जिस कोशिका में जो चीज चाहिए उसको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। किससे बना होगा भाई, पहले तो ये लिखेंगे। तो यहां से आप लिख सकते हो इतना, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई क्या है, एक ऐसी झिल्ली होती है जो कोशिका के बाहरी आवरण में रहता है। दूसरा चीज, जिसके भीतर क्या होगा, जिसके भीतर ही आपको क्या मिलेगा, इसी के भीतर बाहरी आवरण के भीतर ही पूरा कोशिका का, कोशिका द्रव भरा रहता है।
उसमें न्यूक्लियस होता है, सभी कोशिका के अंग इसी के भीतर बंद होते हैं। एक सेल की संरचना का बाहरी हिस्सा है। क्लियर हो रहा है क्या? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो झिल्ली की संरचना थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, तो यहाँ पे फिर से समझेंगे कि झिल्ली ऐसा नहीं है कि पैक आप किसी झिल्ली में पानी भर के रखे हुए हैं। वो झिल्ली कैसा है? एक प्रकार का छिद्र युक्त झिल्ली है, जो वही झिल्ली तय करता है कि किसको किसको अंदर लाना है, किसको किसको एग्जिट कराना है, बाहर भेजना है। ठीक यहाँ पे लिखा है जो कोशिका के अंदर और बाहर चुनिंदा पदार्थों का जो आवागमन है उसको क्या करता है? नियमित रूप से परमिशन देता है या अनुमति देता है या नियंत्रित करता है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली सेलुलर घटक का जो क्षति होगा या रिसाव होगा उससे भी बचाता है। कभी कभी सेल खराब हो गया, सेल की कुछ पार्ट्स, अगर पार्ट्स बोल सकते हैं या फिर अंग बोल सकते हैं, तो उनके रिसाव को या उनकी क्षति को क्या करता है? ये बचाता है। तो क्लियर ये हो रहा है? एक कोशिका हो गई, ये अपने में क्या है? बाहरी आवरण में क्या लगा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। इससे जुड़ी फिर से दूसरी कोशिका है। कोशिकाओं से ही तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से, तो इसका भी अलग से झिल्ली है। तो ये जो सेल है, इसके अंदर की, इसके अंदर के पदार्थ इसमें नहीं आएंगे, इसके अंदर के पदार्थ इसमें नहीं आएंगे। ये वाल इतना ज्यादा सुविकसित ढंग से काम करता है कि आपस में ये दीवार के रूप में काम लिखा है। ये दो कोशिकाओं के बीच या फिर कोशिका है या उसके आसपास का जो जगह है, इससे क्या करता है? पूरा का पूरा बचत करता है। और ये कहना चाहिए द्वारपाल है, बोल सकते हो क्या? द्वारपाल है, गांव का द्वारपाल है। गेट खड़ा हुआ है, किसको अंदर जाना है, किसको बाहर भेजना है, कौन तय कर रहा है? वही जो बाहर में द्वारपाल के रूप में, एक महल है मान के चलो वो सेल, या एक गांव है, गांव के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, वो क्या कर रहा है? तय कर रहा होता है। ठीक, किससे बना है? बिल्कुल बताएंगे। लिपिड से बना हुआ है एक सेल वाल। सेल वाल नहीं बोल सकते, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होगा झिल्ली। आराम से बता रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं इससे, इस कारण से बिल्कुल ध्यान देंगे। वैसे ही किसी भी पौधों पर जैसे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता था, वैसे पौधों में सेल वाल मिलेगा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। सेल वाल किससे बनी होती है? और आता है सेल्यूलोज का नाम। ठीक है, आराम से पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट लीजिए। ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है तो आपके पास बहुत सारे साधन हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और केवल सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है, उसके साथ साथ हेमी सेल्यूलोज या फिर पेक्टिन। हेमी का मतलब क्या होगा? हेमी का मतलब होता है आधा किसी चीज का। ठीक है, हाफ होता है हेमी का। तो इससे बना होगा, पेक्टिन से बना होता है। पेक्टिन का आप लोगों को सूत्र पता है क्या? किसको पेक्टिन बोलते हैं? पेक्टिन एक प्रकार का क्या है? सेल्यूलोज क्या है? नहीं पूछते, चलो आगे देखो भाई। कोशिका भित्ति में जब हम लोग पादप कोशिका की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया? जंतु कोशिका समझ गए हैं, पादप कोशिका का केवल बाहरी दीवार है। और जिस प्रकार से हम बात करेंगे बाहर के आवरण के बारे में, तो ये भी क्या करता है? चारों ओर एक कठोर और कड़ी संरचना बना लेता है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, बाहर का जो नॉर्मल ग्रीन दिख रहा है, यही आपका क्या है? सेल वॉल है। एक चित्र दिख रहा होगा, ये एक प्रकार की कोशिका है, पौधों में पाई जाने वाली कोशिका है। इसमें बाहर के आवरण को सेल वॉल कहा जाता है। इसी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं?
ये मैंने ब्लैक रंग का बनाया है, इसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है, क्लोरोप्लास्ट किस रूप में होता है, ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा होगा साइन साइन ऐसे ऐसे, इसको कुछ नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो सेटअप दिख रहा है बंच में, उसको क्या कहा जाता है? मैं पूछता ज्यादा हूं ना, फिर मुझे ही बताना पड़ता है। उम्मीद एक दो, सामने तो दो लोग हैं ही। ग्रेना सुने हैं? ठीक है, क्या कहा जाता है? ग्रेना। इसमें भी माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कोशिकाओं को ये भी क्या करेगा? अन्य कोशिकाओं से ये सुरक्षा प्रदान करेगा, सहारा देगा, और उन्हें बहुत सारे, कभी कभी क्या होते हैं, पौधों में भी, सेलों में भी कई प्रकार के झटके, यांत्रिक झटके या चोट होता है, उससे सेल को रक्षा ये प्रदान करता है। पौधे को तोड़ रहे हैं, पत्ते को तोड़ रहे हैं, तो दूसरा सेल क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। उस हिसाब से ये मदद करता है। फिर अब जंतु में आते हैं, या पादप, दोनों में देख लेंगे। कोशिका द्रव, कभी कभी आपको कोशिका द्रव्य ना लिख करके क्या लिख दिया जाएगा? तो भी ध्यान रखेंगे, साइटोप्लाज्म ऐसा लिखा होगा, क्योंकि इसमें लास्ट जो है सीजी टेट में एक प्रश्न आया है, कोशिका का जो डिवीजन है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, उसके स्टेप को पूछा गया था। दिए थी सीजी टेट अभी आप लोगों ने, कैसे कैसे कोशिका का विभाजन होता है ना, तो उसके स्टेप को, सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, मतलब फेज को पूछा गया था, फेज ही बोला जाता है ना। तो आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा और इसके काम को भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा चीज नहीं था, हम उसके फेजों के काम को पढ़ेंगे अभी, तो आपको फेज तो ऐसे याद हो जाएगा। एनाफेज, मेटाफेज सुने हैं ना, इंट्राफेज। कोशिका द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इसकी स्थिति क्या है फिर? इसकी स्थिति ये है कि ये तो हो गया सेल, सेल के ऊपर या अंदर या बाहर, हम लोग बाहरी आवरण को क्या कर दिए? बसा दिए। इसके बाद इसके अंदर जो है क्या भरा हुआ है? एक ऐसा पदार्थ हो रहा, पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है। कोशिका द्रव एक मोटा पारदर्शी जेली जैसा पदार्थ होता है, ठीक, जो कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद होता है। ये भी क्लियर होता है। क्या हो गया है, क्या कॉन्सेप्ट है ये? कोशिका झिल्ली के अंदर एक कोशिका द्रव भरा रहेगा, इसी के अंदर जितने चीजें हैं, सभी चीजें इसी कोशिका द्रव में सेट रहता है। तो देखिए, सेल इतना ज्यादा सुरक्षित चीज है, जो पहले तो झिल्ली में पैक है, उसके बाद उसके बाहर आवरण में, और फिर क्या है, मेम्ब्रेन या झिल्ली से फिर से पैक है, और जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे इसी द्रव के भीतर होते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये आपको लिखने का काम है। किसी कोशिका के भीतर कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? रिएक्शन जो होगा वो केमिकल रिएक्शन ही होता है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं ही होती हैं, जो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में, या फिर हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य में होता है। अन्य कोशिका के अंग जिसमें हम लोग बोलेंगे, नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अंतःप्रदवी जालिका, या रिक्तिकाएं, आगे बढ़ू ना, या फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया, या फिर हम लोग बोलेंगे राइबोसोम, ये सभी क्या होंगे? इस कोशिका द्रव में ही सस्पेंडेड या फिर वहां पे निहित रहते हैं। बाहर का आवरण क्या हो गया? रिपीट कर रहा हूं मैं, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? और उसका नाम प्लाज्मा झिल्ली भी होता है। उसके अंदर एक फिर से झिल्ली में पानी भरा हो गया, द्रव्य भरा हो गया, द्रव भरा हो गया, उसको किस नाम से जाना जाता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसी कोशिका द्रव में सभी चीजें निहित होती हैं, जो रिएक्शन होना है, जो बनना है, जो बिगड़ना है, जो ऊर्जा संचित होना है, जो राइबोसोम होगा, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, सभी उसी झिल्ली में, उसी द्रव में निहित होंगे। तीसरी जो स्थिति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस या केंद्रक।
ठीक है। केंद्रक में क्या निहित होता है देखिए, पढ़ रहे हैं क्या? बना देता हूं। ये हो गया एक नॉर्मल कोशिका जो किससे घिरा हुआ है, उसके बाद क्या हो गया एक उसका कोशिका द्रव है। अब हम इस पे क्या बना देते हैं, एक छोटा से बना देते हैं, केंद्रक बना देते हैं। केंद्रक या नाभिक या न्यूक्लियस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि कोई कोशिका क्या है, बहुकोशीय है या यूकैरियोटिक है। इसी से डिसाइड होता है, केंद्रक का ही तो खेल है। केंद्रक में एक खास विशेषता यह होती है कि इसको भी एक लेयर से बंधा होता है। अब उस लेयर या उस परत का क्या नाम है, नाभिकीय आवरण। नाभिकीय आवरण से घिरा होगा। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, इसी के अंदर आपको मिलता है जो आनुवंशिक पदार्थ होगा, जो डीएनए होगा, इसी कोशिका में या केंद्रक में निहित होता है। यही डिसाइड करता है कि कोशिका कैसे बढ़ेगी, कैसे आगे परिपक्व होगा, और जब अपने समान और कोशिकाएं ये बनाएगी, अर्थात प्रजनन से लैंगिक प्रजनन हो या अलैंगिक प्रजनन हो, तो यही केंद्रक जो होता है वो अलग होता है। ठीक, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, कोशिका के अंदर जो नाभिक होता है, इस नाभिक के अंदर क्या मिलता है आपको, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे कोशिका में जब जाता है तो यही आनुवंशिक पदार्थ उसमें भी चला जाता है, डीएनए भी उसमें चला जाता है। उसी कारण से जो संतानें हैं, जो पैतृक गुण होते हैं, वो किस पे आते हैं, बच्चों में आते हैं। तो जब आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये कोशिका जब बढ़ रहा होता है तो नाभिक ही जिम्मेदार है, कोशिका का मैच्योर होना भी नाभिक के माध्यम से होता है। और जब कोशिका अपने समान दूसरी कोशिका बनाती है, तो दूसरी कोशिका बनाते समय या विभाजित होते समय क्या करता है, सबसे पहले सेल जब विभाजन होता है तो सेल विभाजन होने के पहले केंद्रक का विभाजन हो जाता है। ठीक, जैसे एक सेल है, एक सेल अपने जैसे सेल बनाया तो पहले इसका आकार ऐसे ऐसे हो गया, दो सेल हो गया। दो सेल होने के बाद एकदम बारीकी से, तो पहले इसमें एक केंद्रक की जगह कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक। ये केंद्रक अपने आप का प्रतिलिपि बना लिया और धीरे से ये अपने आप में धीरे से ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो पूरे कोशिका विभाजन में सबसे पहले पूरा का पूरा काम क्या होता है, केंद्रक का विभाजन सबसे पहले होता है। और ये जो ऐसे बन रहा होता है, इसी की अवस्था को ही पढ़ा जाता है। कोशिका विभाजन तो एक क्षण का काम है। कोशिका का यहाँ से यहाँ का टूटना केवल एक क्रमिक या क्षणिक कार्य है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का अलग अलग धीरे धीरे बढ़ना, यही पूरा का पूरा कोशिका विभाजन का सबसे बड़ा हिस्सा यही होता है। ठीक है, जितना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझ जाए तो बेहतर होगा, है ना। सब्जेक्ट वाले नहीं है, फिर भी क्लियर आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे क्या है, केंद्रक का सबसे बड़ा काम है वही, क्योंकि वो पैक है। और किसकी रक्षा करेगा वो, जब तक डीएनए और आनुवंशिक पदार्थों की रक्षा नहीं करेगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। यही उसको पैक करके रखता है, और जब केंद्रक का विभाजन होता है तो वही आनुवंशिक पदार्थ उसमें भी जाता है, उसमें भी जाता है। जो अवस्थाएं जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अंतरावस्था जिसको इंट्राफेस कहा जाता है, उसके बाद जो मेटाफेस, और क्या होता है सबसे लास्ट में एनाफेस, सबसे अंतिम अवस्था जो होती है जिसपे टूटने का व्यवस्था होती है, तो उसमें इसी का जो काम है वो बहुत ध्यान से समझना होता है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, सबके नाम आपको जानना जरूरी है। कोशिका द्रव मिल गया, दिख रहा होगा, कोशिका द्रव है जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक का कोशिका द्रव। ये आप लोगों को दिख रहा है जगह, झिल्ली के अंदर बीच बीच में क्या है, एंट्री एग्जिट के लिए जगह है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका झिल्ली हो गया, जिसको हम लोग कौन सा झिल्ली के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली।
अब उसके अंदर कुछ नाम से मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, इसका अलग काम है। राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम ये थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, ये सबके अलग अलग काम है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ये अलग अलग काम है। खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका जो किसके अंदर है, अभी इसी कोशिका द्रव के अंदर आपको मिलेगा। फिर एक न्यूक्लियस है, यहाँ से ये पूरा न्यूक्लियस कहलाता है। ये न्यूक्लियस में क्या है, आपको क्या मिलेगा, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कहाँ मिलेगा हमेशा, यही डीएनए ही तो केंद्रक का जो डीएनए ही है तय करता है कि वो उसका मातृ संतान या उसका क्या पैतृक संतान किससे आया हुआ है। डीएनए टेस्ट ही तो निर्धारित करता है वो किसका पुत्र है किसकी पुत्री है, और कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता। केवल अंतिम रूप से किसका टेस्ट किया जाता है, डीएनए का ही पहचान किया जाता है। और क्योंकि हमारे पूरे शरीर में सेलों का भंडार है, तो किसी भी एक सेल का क्या निकाल लीजिए, डीएनए निकाल लीजिए। कभी कभी बाल से भी, एक बाल के डीएनए से भी पहचान हो सकती है, क्योंकि सेल तो सभी जगह है। उसके बाद एक आता है तारक केंद्र, इसको भी देखेंगे। तारक केंद्र की भूमिका है, जब ये डिवीजन होता जाएगा तो तारक केंद्र का स्थान धीरे धीरे बदलता जाता है। अब देखिए उस द्रव के अंदर, कौन से द्रव, कोशिका द्रव के अंदर क्या क्या और अंग हैं। पहला जो अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको हम लोग पढ़ लिए अभी। न्यूक्लियस में पहला लाइन बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, न्यूक्लियस या हम लोग बोलेंगे इसको नाभिक बोलेंगे। न्यूक्लियस राइबोसोम का संश्लेषण कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में होता है। जितने भी कोशिका के अंग हैं उनके काम को कैसे भी करके रट लीजिए, समझ लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा ये कोशिका का आज का टॉपिक काम का है। तो न्यूक्लियस राइबोसोम का संश्लेषण कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होता है। और दो काम और होते हैं, पहला है कि कोशिका की जो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियस तय करता है, और कोशिका का जो प्रजनन होगा, कई बार क्या होता है बहुत सारे प्रतिलिपि बनाने का प्रयास करते रहते हैं कोशिकाएं, तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसी व्यक्ति के अंदर लगातार कोशिकाएं बन रही है, प्रजनन करके बहुत सारे कोशिकाएं बना रही है, तो वही तो कैंसर का कारक है। तो उसको कौन नियंत्रित करता है, न्यूक्लियस नियंत्रित करेगा। उसके बाद है जो आणविक झिल्ली जिसको कहते हैं, आणविक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक और जितने भी कोशिकाएं हैं उनको बीच क्या बनाता है, सीमा बना करके केंद्रक की रक्षा करता है। और केंद्रक अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है पूरे की पूरे सेल में। तो केंद्रक की रक्षा करने के लिए आपके पास क्या है, बहुत सारे आणविक झिल्ली है। क्रोमोसोम क्या है, हर कोशिका में या कोशिका के केंद्रक में क्या होता है, एक क्रोमोसोम होता है जो क्या डिसाइड करता है, गुणसूत्र होते हैं। अभी आप लोगों ने गर्भावस्था के समय पढ़ा था, गुणसूत्रों की संख्या, हर जीवों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है, और उनका काम क्या होता है, सामने जो डॉटर सेल्स होंगे, डॉटर सेल्स जिसको बोलते हैं संतति कोशिकाएं, जो डॉटर सेल होते हैं उसका निर्धारण करते हैं, गुणसूत्र से ही उसका निर्धारण होता है। तो किसी भी सेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। अगर इंग्लिश में भी आ जाता है तो क्रोमोसोम ही बोलेंगे, हिंदी में गुणसूत्र। तो किसका निर्धारण, किसी भी आने वाले संतति का, उसके लिंग का निर्धारण करने के लिए गुणसूत्र ही उत्तरदायी होता है। मानव में कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 23 जोड़े गुणसूत्र, और 46 बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग मानव का जो कोशिका विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है, समसूत्री होता है कि अर्धसूत्री होता है, समसूत्री होता है। समसूत्री को हम लोग क्या लगाते हैं, 2n वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, 2n, ये 2n का मतलब हो गया 23 गुना 2, 46 गुणसूत्र हैं। वो कैसे बढ़ते हैं, 23 23 में बढ़ते हैं, फिर से ये 23 23 में बढ़ते हैं, तो ये हो गया n, फिर nn,
ऐसा ही तो होता है ना अभी। वो अभी कोशिका विभाजन में जो समसूत्री होगा उसमें फिर देखेंगे, दो पहले बार में 23-23 बटेंगे, फिर 23 में बढ़ते हैं। इस प्रकार से इसी को कारण से समसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो 32 हो जाएगा वो 23 में। अंतः प्रदवी जालिका, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका। ये काम क्या होगा? जितने भी भोज्य पदार्थ हैं या क्या पदार्थ हो गए, पाचन के बाद आपको जो क्या मिलेगा? प्रोटीन हो गया, स्टेरॉइड हो गया, लिपिड हो गया। ये कब होगा? जब हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, उसके बाद हमारे पास जो पोषक तत्व मिलते हैं, इनका परिवहन करता है कौन? अंतः प्रदवी जालिका। इन सब को अपने आप में संश्लेषित कर लेता है। बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। अब धीरे धीरे क्या आएगा? कौन सा अंग जो है कोशिका का, कौन कौन सा अंग क्या क्या काम है। आप फिर से वही कल्पना कीजिए कि गांव में अलग अलग कार्य वाले लोग हैं, जिसका कार्य अलग अलग है, तो अपने अपने काम में इन लोग लग जाते हैं। तो पदार्थों का जो है परिवहन, जो भोज्य पदार्थ हैं वो पाचन के बाद आपको क्या मिलेगा? एक रस मिलता है, उसको सेल तक ले जाने का जो काम करेगा वो यही करता है। गाल्जी निकाय सुने होंगे। गाल्जी निकाय क्या मानव में होता है कि पौधे में होता है? जब गाल्जी निकाय की बात करेंगे तो गाल्जी काय जो या गाल्जी निकाय, इसको कोशिका, आप देखिए नाम भी आएगा, किसको कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो अंतः द्रवीय जालिका का कार्य जो होता है परिवहन के माध्यम से किया जाता है, उसका मुख्य कार्य गाल्जी काय के द्वारा संपन्न होगा। ये दोनों काम करता है, ले जाता भी है और लाता भी है। कुछ यह काम करता है कोशिका के भीतर, खास करके भोज्य पदार्थों को क्या करेगा, और भोज्य पदार्थों को किस रूप में? पूरे पाचन होने के बाद जो आपको काम का चीज है वही ले जाता है सेल के अंदर। तो इसी कारण से इसको एक ऐसा स्थान जहां से डाकघर का काम क्या होता है? चिट्ठी को हर घर तक पहुंचाना। वैसे ही गाल्जी काय का काम है वो शेयर तत्व या पदार्थों को परिवहन के माध्यम से अपने अपने स्थान पे पहुंचाना। फिर कोशिका के अंग में एक दूसरा अंग जो होता है, साइड में जो हम लोग बहुत सारे बनाया था, उसको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम सभी पदार्थों को छोड़ देता है, केवल एक पदार्थ को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, संश्लेषण करता है, और वो है प्रोटीन। राइबोसोम कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसी कारण से प्रोटीन की फैक्ट्री को भी कहा जाता है, किसको? राइबोसोम को। जिन व्यक्तियों के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन के सोर्स क्या है जी? किससे किससे प्रोटीन मिलता है? हम्म दाल में मिलता है प्रोटीन, सोयाबीन के बड़ी में मिलता है प्रोटीन, मछली में मिलता है प्रोटीन, मुर्गे में मिलता है प्रोटीन, जो मांसाहारी लोग होते हैं उन लोग उसका भोज्य। पालक में प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है उसमें। ठीक है। दाल जो होते हैं, अरहर दाल, जितने दलहनी फसल हैं उसमें आप लोगों को प्रोटीन मिलता है। तो वो प्रोटीन को संचित कौन करता है? ये। इसलिए आप लगातार कुछ सालों तक प्रोटीन नहीं लेंगे। जिम जाने वाले लोग इसको उपयोग करते हैं, प्रोटीन पाउडर उपयोग किया जाता है सप्लीमेंट्री के रूप में। जब लगातार प्रोटीन पाउडर का उपयोग करते हैं तो आप क्या हो जाता है? राइबोसोम का काम बढ़ जाता है। तो सब चीज को नियंत्रित मात्रा में लेना चाहिए, ये कहा जाता है। क्योंकि आप जब जिम कर रहे होते हैं तो आप अपने शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहे होते हैं। तो ऊर्जा को बराबर मेंटेन करने के लिए ये प्रोटीन, तो आपके शरीर से पसीने के माध्यम से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, लेकिन आप केवल और केवल किसका उपयोग कर रहे हो? प्रोटीन का। तो प्रोटीन की मात्रा शरीर में बढ़ना कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। माइट्रोकांड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जब हम भोज्य पदार्थ को लेते हैं और जो गाल्जी काय का काम है क्या ले आ रहा है, हमको बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वसा सब चीजें क्या हमारे शरीर में ले आ रहा है। इसमें आप लोगों को एनर्जी, कल मैं इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हम बात करते हैं कोशिका का पावर हाउस, अर्थात इसी में ऊर्जा का क्या होगा, संचयन होता है, और आप लगातार आप उपवास भी करते हैं तो यही ऊर्जा जो है आपके शरीर में किस रूप में है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा होता है, इसी का उपयोग वो करता जाता है। ठीक, तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, कोशिका का जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस बोलने का रीजन ये है कि जितने भी एनर्जी होती है ना ही वो राइबोसोम में जाता है ना लाइसोसोम में जाता है, केवल और केवल कौन खींच लेता है उसको, ऑब्जर्व कौन कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया ले लेता है। वैसे ही लाइसोसोम का बहुत अच्छा कार्य है। लाइसोसोम का जो कार्य आप लोग देखें तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें कोशिका के झिल्ली की मदद से घुस गई, ठीक है, आ गई। कई बार विषाक्त पदार्थ भी घुस जाते हैं, तो विषाक्त पदार्थ या फिर हमको जो जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी हमारे शरीर के अंदर घुस गया, परिवहन करते समय बहुत सारी चीजें आ गई। अब ऐसी स्थिति में फिर भी सेल की रक्षा होगी, मतलब होगी, उसको रक्षा देने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, जो विषाक्त पदार्थ होते हैं जो सेल को डैमेज कर सकता है, उसको लाइसोसोम नाम की जो कोशिका के अंग है वो खुद ही, शंकर भगवान ने जहर पिया था, है ना, तो जहर पिया था बोल दिया जाता है, तो जहर नहीं पिया था उन्होंने। वैसे ही आप मान के लिए नीलकंठ क्या काम करता है, ये विषाक्त पदार्थों को खुद ऑब्जर्व कर लेता है ताकि सेल क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो देखिए लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश करने वाले विदेशी निकाय लिख दिया गया है, ये विषाक्त पदार्थ को, है ना, उनको क्या कर, या बाहरी पदार्थ जो हमारे लिए काम का नहीं है उनको वो क्या कर लेगा। और हो सकता है लाइसोसोम कई बार उसको स्वीकार कर ले और वो मर जाए, ये भी तो हो सकता है। तो उसके लिए जो ऐसे, इसी कारण से इनका एक नाम दिया जाता है। कोशिका का क्या किया इन्होंने, कोशिका को बचाया, खुद क्या किया, रक्षा किया, कोशिका को रिन्यूअल करने में मदद करता है, कोशिका को मरम्मत करने में मदद करता है, और खुद में ये क्या हो गया, एक ऐसा स्थान जहां पर लाइसोसोम ही मर जाता है, आत्महत्या की थैली के रूप में ये जाना जाता है। पौधों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इंसानों में क्या होता है, साइटोप्लास्ट होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट से ही पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्तियों का पीला किससे होता है, कैरोटीन से होता है। जो रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं इसको कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे पौधों के अंदर छिद्र होते हैं जो पौधे के नीचे आप लोगों को आसानी से देखने मिल सकते हैं, इसमें भोजन का, जल का, अन्य अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण होता है। ठीक, इतने सारे कोशिका के अंग माने गए हैं। कुछ अंतर है पादप और जंतु में। पेड़ पौधे की कोशिकाओं में आपको क्या मिलेगा, कोशिका भित्ति मिलेगा। मनुष्य के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होता है। इनमें क्या होता है, लवक, मतलब वही क्लोरोप्लास्ट, है ना, कलर के हिसाब से, इसमें ये नहीं होता है। इसमें तारक काय नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या होता है, सेंट्रोजोम होता है। यही सेंट्रोजोम तो धीरे धीरे क्या करता है, सेल को डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। इसका जो रिक्तिकाएं होती हैं बहुत बड़ी होती है, सभी का जो पोषण, आप लोगों को ये लगातार भी पूछा जा रहा था कि आप लोगों ने देखा होगा पौधों की जड़ों से एक प्रक्रिया होती है जो खनिज पदार्थ और जल पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है, उसको क्या कहा जाता है, जाइलम फ्लोयम, दो शब्द होते हैं, है ना। तो जाइलम किसको कहते हैं, फ्लोयम किसको कहते हैं, हुँ?
मैंने एक यहाँ पे जमीन के अंदर दो ही चीज होती है, ठीक है। इन दोनों को ऊपर ले जाने का कार्य जो होगा उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जाइलम, ठीक है। और जब पत्तियों में क्या बनता है भाई, भोजन जड़ में बनता है कि पत्ती में बनता है? जब भोजन बनता है तो भोजन को पौधों के पूरे विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, वो फ्लोएम कहलाता है। यही तो होता है क्या? तो जाइलम फ्लोएम भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसका जो रिक्तिका है वो बहुत बड़ा होता है और इसकी रिक्तिकाएं छोटी होती है, ये कहा जाता है। इसका आकार, सेल का आकार आप लोगों ने देखा होगा किस रूप में देखने को मिलता है? आयताकार लगभग होता है। और इसका जो होता है किस प्रकार से होता है? वृत्ताकार के रूप में होता है। ये सामान्य रूप से पादप और जंतु कोशिका में अंतर होता है। कल इसको कोशिका विभाजन देखेंगे। नहीं तो यही प्रश्न यहीं से बने हुए थे पिछले बार के, अब नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग बताएंगे?